देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हमको पढ़ना वाष्प दाब के बारे में। वाष्प दाब के बारे में बताने जा रहा हूँ। वाष्प दाब क्या होती है। देखिए, स्थिर ताप पर द्रव और उसके वाष्प के मध्य साम्यावस्था की स्थिति में वाष्प दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाती है। और एक स्थिर ताप पर द्रव और उसके वाष्प, द्रव है, द्रव में वाष्पन की क्रिया होती है तो वाष्प बनती है, और वाष्प में द्रवण की क्रिया होती है तो द्रव बनती है। यानी ये साम्यावस्था होती है एक दूसरे की। ठीक है। इसके बाद इसमें राउल्ट का नियम आता है। परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं राउल्ट के नियम पर बोर्ड परीक्षा में। ये राउल्ट का नियम क्या होती है, तो राउल्ट के नियमानुसार करें वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में करें वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होते हैं। देखिए, आपको बताया गया है कि विलयन में दो घटक पाए जाते हैं, एक विलेय होता है, दूसरी विलायक होती है। इसमें कह रहा है राउल्ट के नियम में कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होती है। यहाँ लिखा गया फार्मूला इसका है PO माइनस PS अपान PO इजकल टू स्मॉल n बटा स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये हमारी क्या है, तो ये विलेय का मूल प्रभाज है। और यह क्या है, PO माइनस PS अपान PO, ये वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है। तो राउल्ट के नियम कह रहा है कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होती है। आइए हम आगे देखते हैं। कह रहे कि यदि n स्मॉल n प्लस कैपिटल N बराबर n मान लिया जाए तो PO माइनस PS अपान PO इजकल टू स्मॉल n बटा कैपिटल N, जहाँ n बराबर हम जानते हैं W बटा M होता है, और कैपिटल N इजकल टू होता है कैपिटल W बटा कैपिटल M हो जाएगा। तो इसमें PO माइनस PS अपान PO स्मॉल n की जगह पर रखते हैं स्मॉल W बटा स्मॉल m, कैपिटल N की जगह रखते हैं कैपिटल M बटा कैपिटल W। जहाँ PO हमारी क्या है, विलायक का वाष्प दाब है, PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब है, स्मॉल W क्या है, स्मॉल W है विलेय का भार हो गया, स्मॉल m क्या है, विलेय का अणु भार हो गया, कैपिटल W क्या है, विलायक का भार है, कैपिटल M क्या है, विलायक का अणु भार है। आइए इस पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है कि 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर विलयन का वाष्प दाब 17.53 mm से घटकर 15.22 mm हो जाता है, तो विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए। देखिए, कह रहा है कि 18 ग्राम यानी 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर, तो ग्लूकोज हमारी क्या है, यह हमारी क्या है, सालूट है यानी विलेय है। स्मॉल W बराबर हो गया 18 ग्राम, ये ग्लूकोज का भार हो गया। स्मॉल m हमको निकालना है क्योंकि पूछ रहा है कि विलेय का अणुभार ज्ञात करो। कैपिटल W है 100 ग्राम है, कैपिटल M विलायक का अणुभार, इन विलायक हमारा क्या है, जल है, तो इसका 18 ग्राम होता है। PO दिया है 17.53 mm, PS हमारा है 15.22 mm। यहाँ राउल्ट के नियमानुसार PO माइनस PS अपान PO इजकल टू स्मॉल W बटा स्मॉल m गुणे कैपिटल M बटा कैपिटल W। तो PO का मान कितना है, 17.53 हो गया माइनस 15.22 हो गया, अपान हम लिख लेंगे 70.53 यानी 17.53 माइनस 15.22 बटा 17.53 बराबर हो गया 18 बटा स्मॉल m गुणे 18 बटा 1000। ठीक है।
तो 2.31, इसमें से इसको घटा लेंगे 2.31 आएगा, बटा में लिख लेंगे 70.53। इसका इसमें गुणा कर लेते हैं 324 और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 100 m हो जाएगा। m की वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो यह आपका हो गया 324 × 17.53 बटा 2.31 यानी 2.31 × 100। इसका हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, जितना है वो हमारी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमको जानना है आदर्श विलयन क्या होती है। आदर्श विलयन आइडियल सॉल्यूशन कहलाती है। आदर्श विलयन क्या है, जो विलयन ताप और सांद्रता की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियमों का पालन करती है। यानी कह रहा है आदर्श क्या है, कह रहा है कि जो विलयन ताप और सांद्रता की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियमों का पालन करती है, आदर्श विलयन कहलाती है। ठीक है, इसी प्रकार नॉन आइडियल सॉल्यूशन होती है, अनादर्श विलयन होती है। अनादर्श विलयन क्या होगी, जो विलयन ताप एवं सांद्रता की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियमों का पालन नहीं करती, अनादर्श विलयन कहलाती है। यदि राउल्ट के नियम का पालन करती है तो आदर्श विलयन कही जाएगी, और राउल्ट के नियम का पालन नहीं करती है तो अनादर्श विलयन कही जाएगी। इसमें आता है, देखिए राउल्ट नियम की सीमाएं। राउल्ट नियम की सीमाएं क्या है, तो इनकी निम्न सीमाएं होती है। पहली सीमा है राउल्ट नियम लागू कहाँ होता है, कह रहा है कि यह केवल अवाष्पशील वैद्युत अनपघटयों के तनु विलयनों पर लागू होती है। दूसरा है यह केवल उन अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है जो विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है। जो विलायक से रासायनिक अभिक्रिया करेगी उस पर राउल्ट के नियम लागू नहीं होगा। अभी हम पीछे पढ़ करके आए हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होती है। तो यहाँ कह रहा है कि तीसरा हमारी है, जो पदार्थ विलयन संगुणित होते हैं उन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। यानी ये राउल्ट के नियम की सीमा है। आदर्श विलयन क्या होती है, जो विलयन ताप और सांद्रता की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करती है उसे हम आदर्श विलयन करते हैं। जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करती है उसको हम अनादर्श विलयन करते हैं। देखिए क्वथनांक क्या है, इसको बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। क्वथनांक क्या होती है, करेगा वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, क्वथनांक क्या है, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, क्वथनांक कहलाती है। इसमें देखिए क्वथनांक का उन्नयन क्या है, तो विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर कर रहा है। विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। ठीक है, तो लिखते हैं डेल्टा टी बी इजिकल टू टी माइनस टी जीरो। तो डेल्टा टी बी हमारी क्या है, ये क्वथनांक का उन्नयन है। टी हमारी क्या है, तो विलयन का क्वथनांक है। टी जीरो क्या है, तो विलायक का क्वथनांक है। ठीक है, इसमें देखिए क्वथनांक के उन्नयन तथा अनअपघटय पदार्थ के विलयन की मोललता में संबंध क्या होती है, इसके बारे में हमको जान लेना है। तो क्वथनांक के उन्नयन तथा अनपघटय पदार्थ के विलयन की मोललता में संबंध कह रहा है। किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघटय पदार्थ के विलयन की मोललता क्वथनांक के उन्नयन के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल एम होती है। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू होता है के बी एम। तो डेल्टा टी बी हमारी क्या है, ये क्वथनांक का उन्नयन है। के बी क्या है, तो मोलल उन्नयन स्थिरांक है। एम क्या है, तो मोललता है। के बी का मात्रक होता है केल्विन
प्रति मोलल या केल्विन मोलल इन्वर्स या डिग्री सेल्सियस मोलल इन्वर्स होती है। देखिए मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होती है, केबी की परिभाषा में क्या लिखते हैं, परीक्षा में आता है मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं। विलायक के 1000 ग्राम में विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर क्वथनांक में जो उन्नयन प्राप्त होता है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं या मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। ठीक है? इसके बाद हम पढ़ना है क्वथनांक के उन्नयन से अणुभार की गणना करना। कह रहा है क्वथनांक के उन्नयन से अणुभार की गणना करना। इसके द्वारा अणुभार निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। m = 1000 kb स्मॉल w बटा डेल्टा टीबी कैपिटल W। m हमारी क्या है, विलेय का अणुभार है। kb क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। स्मॉल w क्या है, विलेय का भार है। डेल्टा टीबी क्या है, तो क्वथनांक का उन्नयन है। और कैपिटल W क्या है, विलायक का भार। इस पर परीक्षा में क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि 12 ग्राम ग्लूकोज को, तो ग्लूकोज हमारी क्या है, स्मॉल W है। स्मॉल W दे रहा है, ये आपका हो गया 12 ग्राम। 100 ग्राम जल में, ये कैपिटल W है 100 ग्राम, क्योंकि जल विलायक है और ग्लूकोज विलेय है। विलयन का क्वथनांक दे रहा है, ये विलयन का क्वथनांक है। T है 100.34 यानी 100.34 डिग्री सेल्सियस। कह रहे कि मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए, हमको केबी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें हमारी क्या होती है, T0 की वैल्यू होती है जल का क्वथनांक जो होता है। विलायक क्या है, जल है। जल का क्वथनांक क्या होगी, जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ हम डेल्टा टीबी निकाल लेते हैं T-T0 से। तो यह आपका हो जाएगा 100.34 माइनस हो जाएगा 100 इजिकल टू कितना होगा, इजिकल टू हो जाएगा 0.34 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इसमें विलेय हमारा क्या है, ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है, स्मॉल m। ये हमारी है ग्लूकोज का अणुभार। ग्लूकोज का अणुभार है 180 होती है। ठीक है, फार्मूला हम लगा लेंगे, स्मॉल w बराबर स्मॉल m बराबर 1000 kb स्मॉल w बटा डेल्टा टीबी कैपिटल W। हमको वैल्यू निकालनी है, केबी की वैल्यू निकालनी है। तो यह m इंटू डेल्टा टीबी कैपिटल W 1000 kb स्मॉल w। तो केबी निकालना है, तो केबी इक्वल टू हो जाएगा m इंटू डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल W और बटा हो गया 1000 स्मॉल w। यहाँ m की वैल्यू कितनी है, 180 है। डेल्टा टीबी कितना है, 0.34 है। कैपिटल W कितनी है, तो कैपिटल W आपका है 100 ग्राम यानी 100 है। अपान यह हो जाएगा 1000 और स्मॉल W हमारा कितना है 12 है। इस 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे या 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 9 जा 18 होती है, 2 6 जा होती है 12, फिर 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो यह आपका हो जाएगा 3 इंटू 0.34 अपान 2। तो इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, 17 बार में हो जाएगी। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.51 ये आपका आ जाएगा डिग्री सेल्सियस मोलल इनवर्स।
बस आज के लिए इतना ही वीडियो है। कल इसके आगे आपको वीडियो दिखाया जाएगा।